Yes, beta, in last one video we read the chapter Gift of Chappals, that is the second chapter of our book Honeycomb। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो मृदु है एक छोटी लड़की है जो मद्रास में रहती है अपने जो है तापी और थाता के साथ। तापी किसको बोला गया है? जो दादी होती है उसको। और थाता किसको बोला जाता है वहाँ तमिल में? जो दादा होते हैं उनको। तो वो एक दिन अपनी आंट के घर जाती है अपने जो कज़न्स हैं, क्या नाम है उनका, लल्ली, रवि और मीना, उनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है उसका अच्छा स्वागत किया जाता है जो रवि और मीना होते हैं उनके द्वारा। फिर वो वहाँ पे देखती है क्या कि इन्होंने घर वालों से, जो दादी हैं उनसे छिप के क्या पाला हुआ है, किटन जो उनको मिला है। अब जो रवि होता है वो उसके बारे में बताता है कि इसका क्या नाम है, इसका नाम हमने महेंद्रन रखा हुआ है और तुम जो है इसको क्या बोल सकते हो, MP पुणे भी बोल सकते हो प्यार से। और फिर आगे वो उसको उसके बारे में बताता है कि ये है क्या, ये जो इजिप्ट से आई हुई कैट है, जो इसके जो ये जो जिनके डिसेंडेंट है वो कौन है, इजिप्टियन जो कैट है उस कैट के ये डिसेंडेंट है कौन, जो उन्होंने किटन पाली हुई थी। किटन होती छोटी बिल्ली, और जो इजिप्टियन गॉडेस है उसकी ये क्या है, डिसेंडेंट है, मतलब उसकी वंशज है, ये उनके वंश में से है। फिर तभी जब वो उस कैट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है बहुत ही अनप्लीजेंट सी। और फिर उसको जो रवि है वो बताता है कि ये लल्ली की, जो लल्ली है वो उनकी जो 3 भाई बहन होते हैं, लल्ली, रवि और मीना। तो रवि और मीना तो स्टार्टिंग में मिल गए थे उसको। अब लल्ली की बात हो रही है कि वो अपने जो म्यूज़िक टीचर हैं उनसे वायलिन बजाना सीख रही है। तो वो आवाज़ उनको सुनाई देती है अब और बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। नाउ लेट अस रीड द सेकंड पार्ट। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट अप होता है बेटा कि मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे चल के जाना। जैसे जो विंडो होती है उसमें उसको देखने के लिए वो धीरे से चल के जाते हैं, बिल्कुल छिप के जाना, दैट इज़ क्रेप्ट अप। लल्ली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। अब जो लल्ली है वो कहाँ, थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठी हुई थी, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग। बोस्ट्रिंग मतलब जो उसको बजाने के लिए, जो वायलिन को बजाने के लिए हमें एक और जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसको बोला गया है। और उसके हाथ में क्या थी, वायलिन थी। हर एल्बो जटिंग आउट। जटिंग आउट देखो, जैसे क्या होता है कि मुड़ के, जब हाथ को मोड़ के हम बैठते हैं, जैसे अभी ये लल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, तो इसकी जो ये कोहनी निकली हुई इसको हम बोलते हैं जटिंग आउट। कि ये जो एल्बो जो मुड़ जाती है उसको जटिंग आउट बोला जाता है, कि उसकी जो एल्बो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। एंड हर आइज़ ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। और उसकी आइज़ है उनमें चमक है, कंसंट्रेशन मतलब उसने अपने आप को कंसंट्रेट कर रखा है वो म्यूजिक जो है बजाने के लिए वायलिन को। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। उसके सामने कौन बैठे हैं कि उनकी पूरी पीठ जो है वो विंडो की तरफ होती है। वाज द बोनी फिगर मतलब बहुत पतले से इंसान हैं, फिगर के बारे में बताया गया है। और वो कौन है, म्यूजिक मास्टर। ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड। बॉल्ड होता है बेटा गंजा, कि बाल नहीं होना, कि उनका जो सर है वो ऑलमोस्ट गंजा हो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो ये पिक्चर है इसके अंदर। हेड विद अ फ्रिंज ऑफ oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft। अब देखिए फ्रिंज क्या होती है, जो साइड साइड में बाल लगे हुए हैं ना, साइड साइड के बाल यस इतने ही उधर हैं, इनको फ्रिंज बोलते हैं। और बिल्कुल जो ऑयल्ड ब्लैक हेयर थे, फ्रिंज मतलब नीचे नीचे, बीच में से तो बाल थे नहीं, बॉल्ड थे वो, और साइड साइड में से बाल थे और जिन पे ऑयल लगा हुआ था, ब्लैक कलर के थे। और कहाँ, उनके कानों के ऊपर से गिरे हुए थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। टफ्ट क्या होता है, देखो जैसे सारे बालों को इकट्ठा करके पीछे जो चोटी बना ली जाती है ना, इसको टफ्ट बोलते हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। अब लेदरी नेक, लेदर वैसे तो होता है क्या, चमड़ा। अब नेक तो चमड़े की नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि बहुत हार्ड थी वो, इसलिए बोला गया लेदरी नेक। बहुत जो स्किन थी वो थोड़ी हार्ड थी। कि गोल्ड चैन जो ग्लीम्ड चमक रही है उनके गले के चारों तरफ, बहुत ही जो टाइट हार्ड जो गला था उसके चारों तरफ। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड। और एक डायमंड की रिंग चमक रही है, ग्लिटर्ड होता है चमकना, उनके हाथ में। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन
स्टेम ऑफ द वायलिन, कि जैसे ही वो डायमंड रिंग कैसे चमक रही है, कि जैसे ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और नीचे करते हैं वायलिन को, वायलिन की स्टीम को बजाने के लिए। जैसे ये इससे ये स्टीम दिखा रखी है, ये वाली जो स्टीम है, इससे जब बजाते हैं तो कभी इधर आगे की तरफ लेके जाती है, कभी पीछे की तरफ, उसको बोला गया है बेटा। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ, अब नीचे क्या है, बड़ा सा पैर उनका निकला हुआ है बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी। वेस्टी एज, वेस्टी किसको बोलते हैं, जो धोती पहने हुए होते हैं उस धोती को वेस्टी बोला जाता है। वहाँ से जो गोल्ड बॉर्डर, जो उनकी वेस्टी थी उसका बॉर्डर कैसा था, गोल्डन कलर का। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर। बीटिंग टाइम क्या होता है बेटा, बीटिंग टाइम ऑन कि ताल देना, जैसे म्यूजिक सिखा रहे तो सुर और ताल का ही काम होता है। ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टॉय, कि स्क्रोनी मतलब पतला सा, जो बड़ा सा टॉय था अंगूठा, उसको जो है ज़मीन पे रख के और वो ताल दे रहे थे, किसको, वायलिन को। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, नोट्स यहाँ पे मतलब है कि जो सुर होते हैं म्यूज़िक के। लल्ली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली जो है स्टम्बल मतलब उनके पीछे पीछे उनको इमिटेट कर रही थी, कोशिश कर रही थी उनके जैसा ही बजाने की। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस ऑन हर वायलिन, की वो अपनी वायलिन को जो है उनके पीछे पीछे वैसे ही बजाने की कोशिश कर रही थी, और जो क्या है कि बहुत ही हेल्पलेस दिखाई दे रही थी। यहाँ पे हेल्पलेस किसको बोला गया है, वायलिन को, मतलब वायलिन का दुख दिखाया गया है कि वायलिन बेचारी कितनी दुखी थी, किससे, लल्ली से, क्योंकि उसको अच्छे से प्ले करना नहीं आता था। कितनी दुखी थी वो और कितनी हेल्पलेस थी, मतलब कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, वो हेल्पलेस भी थी और अनहैप्पी भी थी लल्ली के हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody। मेलोडी होता है बहुत ही मतलब अच्छा, जो प्लीजेंट म्यूज़िक होता है, वो लय जिसको बोलते हैं हम, कि कितना डिफरेंस है। देखो जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके जो सुर हैं वो बिल्कुल ही फ्लोट अप, मतलब बिल्कुल ही परफेक्टली ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, कि हालांकि वो ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो जब म्यूज़िक बजता है तो हमें क्या कुछ दिखाई देता है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को, कि वो जो इनविजिबल होता है जो दिखाई ना दे, ऐसे ट्रैक के ऊपर चल रहा है म्यूज़िक, लेकिन उसकी जो मेलोडी है वो बहुत ही अच्छी है, जो उसकी लय है वो बहुत अच्छी है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as रवि said। अब रवि क्या कहता है कि देखो ये तो जो डिफरेंस है इनके नोट्स का, इनके सुरों का, वो कितना है कि ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक टीचर बजा रहे हैं ट्रेन फिटिंग स्मूथली, तो जो है इनटू द रेल की पूरे जो ट्रैक पे चल रही है गाड़ी। एंड विजिंग अलोंग, और एक जो है विस्लिंग साउंड आ रही है, एक सीटी की साउंड आ रही है जब म्यूज़िक टीचर बजाते हैं। तो रवि ऐसा बोलता है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉलेंट स्टीम मेकिंग लवली म्यूज़िक। अब देखिए क्या बोला है कि मृदु ने स्टेयर्ड का मतलब होता है कि एक टक लगा के देखना, एट द ह्यूज मतलब बड़ा, बिरिंग्ड हैंड मतलब जिस हैंड में रिंग थी। अब हैंड में तो रिंग नहीं बोल सकते हम, उंगली में ही होती है रिंग, तो कि उस उंगली में जो है रिंग थी, ऐसे हाथ को ऊपर नीचे करते हुए, मूव करते हुए, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर थे, उनको पता था कैसे करना है, तो उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था उस म्यूज़िक को बजाने के लिए, उस वॉलेंट को बजाने के लिए, म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए। वॉलेंट स्टीम मतलब जो वॉलेंट का जो स्टीम होता है, मैंने बताया था आपको ये पहले, ये वाला। स्क्वैक देयर वॉज लली डी रेलिंग अगेन। डी रेलिंग मतलब रेलिंग तो होता है क्या कि ट्रैक पे स्मूथली चलना, और डी रेलिंग मतलब स्क्वैक बहुत ही अनप्लीजेंट सी आवाज़ आती है जब लल्ली बजाती है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। वेल मतलब कोई चिल्लाने की आवाज़, अम्मो। अब वो कहता है कि बाहर से एकदम से आवाज़ आती है कि कोई गेट पे अम्मा बोल रहा है, और अम्मो अम्मो का मतलब होता है कोई थोड़ा पेन में है, थोड़ा तकलीफ़ में, ऐसी आवाज़ आती है। रवि सेंड द बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग। अब जो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा रवि, वो वरांडा में बैठी होती है, उसको कहती है कि बेटा रवि इस बैगर को यहाँ से भगा के आओ, और वहाँ पे वो चैटिंग कर रही होती है, मतलब बातें कर रही होती है, किससे, तापी से।
ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो डेली आ रहा है। और इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब उसको जो है किसी दूसरे घर से जो है मांग के लाना चाहिए, मतलब हर रोज़ हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, अब जो पाती है वो तापी को एक्सप्लेन करती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, रवि आगे आगे चलता है और मृदु और मीना उसके साथ जाते हैं। द बेगर अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज its trunk and apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. अब देखिए वो जाके क्या कहता है, वहाँ पे पहले सीन बताया जाता है कि जो गार्डन में क्या सीन होता है, बैगर जो ऑलरेडी गार्डन में पहुँच चुका था और अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा था, क्वाइट एट होम मतलब घर जैसा, बहुत ही कंफर्टेबल। उसने अपना जो अपर क्लॉथ मतलब जो गमछा होता है, जो तौलिया रखते हैं कि वो नीम के पेड़ के नीचे स्प्रेड मतलब बिछा लिया था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट ट्रंक, और ट्रंक के पास जो वो थोड़ा कमर लगा के टेढ़ा होके बैठ गया था। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड, ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रिपेयर कर रहा अपने आप को, टू टेक अ लिटिल स्नूज, स्नूज होता है छोटी सी झपकी लेना। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, आर्म्स होती है जो हम भिक्षा देते हैं, जो बाहर भिखारी आते हैं उनको जो भी भिक्षा देते हैं, दैट इज़ आर्म्स। तो वो वेट कर रहा था कि जब तक भिक्षा नहीं आती है तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा एक झपकी ले लेता हूँ। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, जो रवि है वो स्टर्नली मतलब थोड़ा टाइट रुख में बोलता है, स्टर्नली का मतलब थोड़ा हार्डली, कि मेरी पाती ने कहा है कि एक टाइम है तुम किसी और घर में जाओ और वहाँ से जो है वहाँ पे भीख मांग लो। अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो हम कल पढ़ेंगे।